साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी एक एक निर्माण को, एक एक गतिविधियों को वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं और थोड़ी देर में पटना मेट्रो की समीक्षा वो करने वाले हैं, जिसमें निर्माण कार्य की पूरी रिपोर्ट वो देखेंगे। बैठक में नगर विकास मंत्री भी शामिल होंगे, पटना मेट्रो से जुड़े अधिकारी भी शामिल होंगे, जिनसे फीडबैक और निर्माण कार्य किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कब तक ये निर्माण कार्य पूरा होगा, जो डेडलाइन तय की गई है उसके मुताबिक कितना काम आगे बढ़ा है, इन तमाम मसलों पर बातचीत और समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करने वाले हैं। और देखिए, आज दिल्ली भी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचने वाले हैं और यहां पर नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात होनी है। बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात होगी। सीएम सम्राट चौधरी दोपहर बाद 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। नितिन गडकरी के आवास पर मुलाकात सीएम सम्राट चौधरी की होगी और बिहार की सड़क और पुल पर बातचीत मुख्यमंत्री करेंगे। 15,000 करोड़ की परियोजना है जिस पर चर्चा करेंगे और कैसे केंद्र से मदद बिहार को मिले और यहां पर कामकाज जो है सड़क और पुल को लेकर के बेहतर कैसे हो, इस पर बातचीत करेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर है। शैलेंद्र, आज नितिन गडकरी से मुलाकात होनी है, बिहार में सड़कों पुलों की स्थिति को लेकर के इस मुलाकात को कितना अहम माना जाए? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि बिहार में तेज विकास हो और खास तौर पर सड़कों की जो स्थिति है वो और दुरुस्त हो, इसको लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। आज शाम उनकी मुलाकात होगी और बिहार के अंदर चल रही सड़क पुल पुलिया निर्माण संबंधित, आरओबी निर्माण संबंधित जो कई योजनाएं जो लंबित हैं, जिन योजनाओं पर अभी केंद्र सरकार से हरी झंडी नहीं मिली है, उन योजनाओं की सूची के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। इसके पहले तक कई बार ये खबरें जरूर आती थी कि जो बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री होते थे वो जाते थे सिर्फ अपनी बातों को करने के लिए, लेकिन अब मुख्यमंत्री खुद निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और बिहार में जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर केंद्र जल्द से जल्द सहमति दे दे ताकि उन योजनाओं को शुरू किया जा सके। जहां भी आरओबी का निर्माण कराना है या जो एनएच की सड़कें हैं उसका निर्माण कराना है, इन तमाम चीजों को लेकर के तो सूची है जो बिहार में जहां जहां काम होना है वो सूची के लेकर मुख्यमंत्री नितिन गडकरी से आज मुलाकात करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड आवास जिसे खाली करने का आज अंतिम दिन है और खबर ये सामने आ रही है कि 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करना है क्योंकि उन्हें नया सरकारी आवास अलॉट हुआ है। भवन निर्माण विभाग की ओर से आवास खाली करने को लेकर दिए गए नोटिस का आज आखिरी दिन है। हालांकि 10 सर्कुलर रोड से करीब 80% तक सामान कौटिल्य नगर में एक पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के आवास में शिफ्ट हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद अपने बेटे के आवास में फिलहाल शिफ्ट हो सकते हैं क्योंकि राबड़ी देवी को अलॉट 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी बंगले में काम अभी चल रहा है। इस नए आवास में राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद के लिए अलग से कमरा की मांग की थी। और देखिए, अब से कुछ ही देर पहले की एक तस्वीर सामने आई है जब राबड़ी आवास से लालू प्रसाद यादव अपनी गाड़ी में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि आज आवास खाली करने का अंतिम दिन है और माना जा रहा है कि अभी फिलहाल जो शिफ्टिंग है वो तेजस्वी यादव के आवास पर हो रही है क्योंकि जो काम है हार्डिंग रोड स्थित नए आवास का, उसमें अभी काम चल रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लालू प्रसाद भी राबड़ी आवास से बाहर निकले हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि गाड़ी में लालू प्रसाद आगे बैठे हैं और राबड़ी आवास से बाहर निकले हैं। तो ये तस्वीर सामने आई है लालू प्रसाद यादव की। अब देखिए, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव की भी अपनी शिफ्टिंग उनके तेजस्वी यादव के आवास में है और बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के नाते एक पोलो रोड में उनका सरकारी बंगला है, लेकिन वे अपनी मां राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड में ही रह रहे थे। लेकिन राबड़ी आवास खाली करने के नोटिस का आज आखिरी दिन है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी अपना सारा सामान वहां से समेट लिया है। उससे पहले जो है तमाम सामान जो है वो वहाँ से हटाए जा चुके हैं और वहाँ पे जो सरकारी सामान है वो सिर्फ रखा गया है और जो सरकारी सामान के जो मिलान है
वो बाकी है। लेकिन उससे बड़ी तस्वीर आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने 10 सर्कुलर रोड को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है और तेजस्वी यादव वहां से खाली करके एक पोलो रोड जो आवंटित आवास है नेता प्रतिपक्ष के रूप में वहां पर शिफ्ट कर गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के रूप में भले ही एक पोलो रोड आवास मिला हो, लेकिन परिवार के साथ 10 सर्कुलर रोड में ही रह रहे थे। पिछले रात जो है वो रात तेजस्वी ने वहीं गुजारी 10 सर्कुलर रोड में, और उसके बाद से उनके जो तमाम इस्तेमाल की जो सामान है, कपड़े हैं, उनके जो कंप्यूटर्स है और तमाम जो लग्जरियस सामान है, उस सब का सब सामान जो है वो यहाँ पे एक पोलो रोड में शिफ्ट किया गया है। माना जा रहा है कि आज के बाद जो है वो तेजस्वी यादव एक पोलो रोड में ही जो है वो रहेंगे और यहाँ से ही उनकी जो सारी राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो यहाँ से एक पोलो रोड से होगी। 10 सर्कुलर रोड में माना जा रहा है कि आज अंतिम तारीख है, इसलिए आज राबड़ी देवी भी जो है वो शाम तक पूरे आवास खाली कर सकती हैं। उसमें जो भवन निर्माण विभाग की जो लिस्ट है उससे मिलान बाकी है, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो पूरी तरह से सर्कुलर रोड छोड़ चुके हैं और एक पोलो रोड में वो शिफ्ट कर गए हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। देखिए, अब राबड़ी देवी का जो नया आवास अलॉट किया गया है वहां पर कुछ काम अभी बचा हुआ है, लेकिन रंगाई पुताई का काम चल रहा है और इस बीच की जो डिमांड थी वो भी राबड़ी देवी ने की थी, जिसे पूरा किया जा रहा है। पूरे आवास को लगभग तैयार कर लिया गया है और आवास में अब तक ना एक भी कोई फर्नीचर लग पाया है और ना ही एसी लगा है। पूरे परिसर के क्षेत्रफल की बात करें तो ये 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से भी बड़ा है। कि यहाँ पे हरे रंग की टोपी और गमछी तमाम चीजें हैं, तो उसी तरह पे यहाँ पे रोड जो हल्का कर दिया गया। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे यहाँ पे आप गार्ड को रहने के लिए जो है ये देखिए रूम बनाया गया है, जिसे पूरी तरह से सफाई किया गया है, आज धुलाई भी की गई है और एक बड़ा सा लॉन जो है वो यहाँ पे गार्डन एरिया जो है वो एक यहाँ पे है जो दिखाई पड़ता है। ये मुख्य भवन का जो है जहाँ पे रहना है उसके पीछे की जगह है, यहाँ पे भी जो है वो गार्डन एरिया है जहाँ पे कार्यक्रम जो है वो किए जा सकते हैं। पार्टी के जो तमाम कार्यक्रम जो है वो किए जा सकते हैं। पीछे में एक बड़ा गार्डन एरिया है और उसी तरीके से ठीक आगे में अगर देखें तो आगे में भी एक गार्डन एरिया जो है वो है जहाँ पे बैठ सकते हैं और यहाँ पे भी कार्यक्रम जो है वो हो सकता है। और यहाँ पे आपको बता दें कि 9 हार्डिंग रोड जो ये आप जो देख रहे हैं पूरे भवन, ये भी पहले भगवा रंग से रंगा हुआ था, लेकिन इसे भी हरी पट्टी से जो है वो रंगा गया है। और यहाँ पे फिलहाल काम कितना हुआ है ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अगर आप प्रवेश करेंगे तो ये देखिए पूरी तरह से ये कमरा जो है वो तैयार किया गया है। यहाँ पे फैन लगे हुए हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे अभी तक यहाँ पे कोई एसी नहीं लगा है। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे कम से कम 4 कमरे हैं। ये आपको दिखा दें कि सब जगह पे यहाँ पे भवन ये बड़ा एक हॉल है, यहाँ पे भी पंखे लगे हैं, लेकिन किसी रूम में फिलहाल एसी दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये आपको बता दें। और इसके साथ साथ ये एक बेडरूम है, ये भी सब में अटैच बाथरूम है। और ये चल के दिखाते हैं कि आपको यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं फिलहाल कितनी तैयार हुई हैं। कमरे जो हैं वो पूरी तरह से तैयार किए गए हैं, यहाँ साफ सफाई जो है वो किया गया है। नीचे में अगर कहें तो मैट जो है वो भी बिछाया गया है और सब जगह जो है रंगाई और पुताई का जो काम है वो पूरी तरह से ख़त्म किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे फिलहाल कोई सामान जो है वो नहीं रखा गया है। और अगर आपको दिखाएं कि ये बालकोनी का एरिया है, जहाँ से ये पूरा बालकोनी जो है आप देख सकते हैं कि ये पूरी तस्वीर यहाँ की दिखाई पड़ सकती है। और इस बालकोनी से यहाँ रहा जा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि ये पूरा जितना बड़ा घर है जो 10 सर्कुलर रोड है, अगर एरिया की बात करें तो ये 10 सर्कुलर रोड से भी जो है वो बड़ा एरिया है। और एक खास बात और आपको दिखाऊं कि यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे भी एक शेड बना हुआ है जहाँ पे मवेशियों को भी रखा जा सकता है। ये बाकी है और वो सब रूम में सब बाकी है, पूजा बाकी है और बाकी साफ सफाई का काम हो गया है। हाँ, देखिए यहाँ पे फाइनल रूप से जो है वो पुताई को जो है अंतिम टच दिया गया है और 1-2 कमरे की पुताई जो है वो बाकी है। और यहाँ पे जिस तरीके से कहा गया कि लालू प्रसाद यादव के लिए जो है एक नीचे में कमरा तैयार किया जाए, उसकी सुविधा हो, तो वो सुविधाएं भी जो है यहाँ पे तैयार की जा रही हैं।
सबसे खास बात है कि पूरे ये राबड़ी आवास जो है, ये जो अब 39 हार्डिंग रोड कहलाएगा, यहाँ पे तमाम सुविधाएं की तैयारी की जा रही है। लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे कोई एसी नहीं लगा है, यहाँ पे कोई कॉटन नहीं लगा है, तो यहाँ पे आज के आज शिफ्ट करना मुश्किल है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे जो राबड़ी देवी अगर आज शिफ्ट करती हैं तो या तो एक पोलो रोड तेजस्वी आवास में या फिर हार्डिंग रोड में उनकी शिफ्टिंग हो सकती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और देखिए इस बीच शिवहर से बड़ी खबर है, जहां पर सिलेंडर विस्फोट की बड़ी घटना सामने आई है। 6 लोग इसमें झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि 2 की हालत नाजुक है। सभी को मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है। कई घरों के जलने की सूचना है। 4 अन्य घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया है। तरियानी छपरा के सिरहा टोला की यह घटना सामने आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। राकेश, ये कैसे सिलेंडर विस्फोट की घटना हुई, क्या अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं कि स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा यह जानकारी दी जा रही है कि गैस सिलेंडर में लीकेज था और उसी से रिसाव हुआ और भयानक आग लग गई और अचानक सिलेंडर विस्फोट कर गया। जो आसपास के दूसरे छोटे बड़े मकान थे उसको भी इस आग की वजह से काफी नुकसान हुआ है और अग्निशमन के दस्ता को मौके पर भेज दिया गया है और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। कुल 6 लोग इस घटना में घायल हुए हैं, जिसमें से 2 लोगों को एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है, जबकि 4 लोगों को शिवहर सदर अस्पताल में भेजा गया है। शिवहर डीएम के निर्देश पर जो एसडीएम अविनाश कुमार हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति का लगातार आकलन किया जा रहा है और घटना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और बड़ी खबर पटना के दीदारगंज से, जहां पर एक घी गोदाम में आग लग गई। आग काफी भीषण लगी थी। धुएं का गुब्बार यहां पर उठ गया। दमकल की गाड़ियां पहुंची थी, तब जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। आग इतनी तेज थी कि दूर दूर तक धुएं का गुब्बार दिखाई देने लगा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। अधिकारियों के मुताबिक करीब 50 दमकल गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी रही। 200 गाड़ी से पानी लाकर डाला जा चुका है, लेकिन फिर भी आग बताया जा रहा है कि स्थिति बहुत ठीक नहीं है। आगे आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना में करोड़ों के नुकसान की आशंका है, हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां खाद्य तेल गोदाम में आग लगी है। घी का गोदाम में बताया जा रहा है देर रात तबाही की जो आग है वो आपको दिखाई दे रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि बड़ा विस्फोट हुआ है। धुएं का गुब्बार आपको चारों तरफ नजर आ रहा होगा। आग बुझाने की कोशिश लगातार दमकल कर्मी जो है वो करते रहे। तेल गोदाम खाक हो गया और दमकल की जंबो टीम जो थी वो भी पहुंची थी। आसमान तक के लपटें देखी जा सकती है। तो ये तस्वीरें सामने आई है और ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर आग लगी है। लेकिन सबसे राहत की बात कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सामान का नुकसान ज़रूर हुआ है, करोड़ों का संपत्ति नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। मनोज, क्या आग पूरी तरीके से बुझा ली गई है? दीदारगंज थाना क्षेत्र के मोहली रोड स्थित खाद्य तेल के गोदाम में भीषण आग लग जाने की घटना लगभग 8 से 9 घंटे को होने आई है। बावजूद इसके आग पूरी तरह से अब तक कंट्रोल नहीं हो पाया है। मौके पर लगभग फायर ब्रिगेड की 3 दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर मौजूद है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और अगलगी पर काबू पाए जाने को लेकर जो गोदाम का बाउंड्री है उसे तोड़ दिया गया है और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार प्रयत्नशील है, आग बुझाने की कवायद में जुटी है। हालांकि फायर अधिकारी मौके पर मौजूद है। उन्होंने बताया है कि आग लगभग 75 से 80% कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन आग पूरी तरह से कंट्रोल अब तक नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर आग पूरी तरह से बुझा लिया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया मनोज इस अपडेट के लिए आपका। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो जानकारी दमकल की टीम दे पा रही है कि 1 से 1.5 घंटे का वक्त और लगेगा इस आग पर काबू करने के लिए। चूंकि ये घी का गोदाम है, वो घी ज्वलनशील खुद होता है और ऐसे में यह आग बुझाने में परेशानी भी हुई है। हम लोग को 12:53 में सूचना मिला था जो डाल्टा के गोडाउन में आग लगी है, बहुत बड़ी आग है। तो तुरंत कार्रवाई करते हुए पटना के विभिन्न अग्निशमालयों से टोटल 21 बड़ी छोटी गाड़ी मिला करके 21 गाड़ी अग्निशमन वाहन यहाँ पे आया हुआ है। हम लोग फायर फाइटिंग काम कर रहे हैं। क्या स्थिति है? आग कंट्रोल है
लेकिन अभी फायर फाइटिंग का काम अभी चलेगा। सबसे पहले हम लोग अपना ताला खोलने का प्रयास किया तो उधर से तेल आ रहा था बहुत। जब लगे तो हम लोग जब देखे कि पूरा दौड़ मार रहा है तो हम लोग नीचे से उतर गए कि नहीं हम लोग को नहीं। तो इसी समय जो फायर ब्रिगेड लोग आया, इसके बाद पूरा बचाने को प्रयास किया गया। लोग काम कर रहे हैं। अनुमानित क्षति सर अभी इसके बारे में हम कहते हैं 1200 टन माल था। इसके बारे में सर हम कहते हैं वो हमारे नीरज जी हैं, महेश का है। यानी करोड़ों की क्षति हुई। हाँ, करोड़ों की क्षति हुई, करोड़ों की क्षति। और देखिए जमुई से इस बीच बड़ी खबर है, जहां शादी की तैयारी के बीच एक घर पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां पर घर पर हमला के दौरान शादी के लिए रखे गए जेवरात लेकर के अपराधी फरार हो गए। झाझा के दादपुर गांव में देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां नकाबपोश बदमाश घर में घुसे, हमला किया, परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की, हवाई फायरिंग करने का भी आरोप इनके ऊपर है। एक महिला सहित 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 16-17 आदमी था। आते ही कुछ नहीं बोला, मारना चालू कर दिया। और जाते समय जब गांव वाले दौड़ा है तो फायरिंग किया, 4-5 फायरिंग किया। हाँ, उसके बाद डर से गांव वाले कोई जो है बोलने सारे अपना अपना दरवाजा लगा दिया। क्या वो लोग नकाब पहन के आया था या? हाँ, नकाब पहन करके आया था, काला काला कपड़ा पहन करके आया था। तो फिर कैसे पहचाने कि वो आपके भाई लोग ही थे? मतलब उसका उंगली कटा हुआ है, मनोज यादव का ना उंगली कटा हुआ है। हम शकल से जो दिन रात हम जानते हैं तो उसको नहीं पहचानेंगे। पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां पर एक शख्स की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है और आरोप मृतक की पत्नी पर ही लगा है। भाई ने शरीर पर चोट के निशान होने की बात कही है। पत्नी ने शराब की लत का दावा किया है। नशे में मारपीट करने का आरोप लगाया है। जीएमसीएच में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। फॉरेंसिक टीम अब जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा भी गया है। तो ये तस्वीर हम पूर्णिया की दिखा रहे हैं, जहां पर नशे में मारपीट करने का आरोप लगाया है। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि जांच हो पाए कि किन हालातों में ये मौत हुई है। इस मौत के बाद से चीख पुकार मची हुई है। भाई ने बताया कि चोट के निशान थे और पत्नी पर ही हत्या का आरोप लगा दिया है। अंदेशा है कि उसकी पत्नी मार के यहाँ पहुँचा दी है संश्लेष स्थिति में। आज हम लोग घर आए और उसको लेके हम हॉस्पिटल गए तो पता नहीं, वहाँ ले गए तो पता चला कि मरा हुआ है। तो हॉस्पिटल से लेके हम घर आ गए। घर आए उसका शरीर तरीर देखे तब पता चला कि इसके शरीर पे मार का निशान है, जख्म है। इसको अंदरूनी मार लगा है, जिसके कारण जो है इसकी मृत्यु हो गई है। बाबू बहन के शादी में गेलो रहे 21 तारीख का, वहाँ छत पर दारू पी घोलटी गले, हमरा गाली गलोच करलके, माँ भी छुटी गेलिए। हम भी आई भी देखल के बाबू, हम वहाँ से घर एलिए। घर बाबू फिर पूर्णिया से पैदले आबी गए घर पर। आज 15 दिन से बाबू दारू पिए रहे, जकरा यहाँ लोग यहाँ जा रहे पिए, लोग आबे गाड़ी दिल के तोरा दुला हमरो झूठा दारू पी गला, मक्खी रखली हमरो दारू पी गला। घर का सामान बेच के दारू पे सास के कहलिए मम्मी आरू पैसा हम दे 4000-3000 तो दिए। बाबू के नशा मुक्ति में दे देवे, वहाँ दारू नहीं पीते बढ़िया रहते, बाबू सुरक्षित रहते। हमरा लेकिन पैसा नहीं चाहिए, बेटा के पंजरा के इलाज के लिए 1 कोट का नहीं रहे। राती घर दे आए, घर बढ़िया होश में आया गाड़ी पे। अगली खबर गया से है, जहां पर पौष इलाके में बताया जा रहा है कि हाथी के घुसने से अब लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग जग रहे हैं। ये हाथियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे आसपास के लोग वहां पर मौजूद हैं। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गन्नी पिपरा गांव के पास जंगल से भटककर 2 हाथी आबादी वाले इलाके में पहुंच गए हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। हालांकि अब तक किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी वन विभाग और पुलिस को दी है, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची है। वन विभाग हाथियों को सुरक्षित तरीके से वापस जंगल की ओर भेजने का प्रयास कर रहा है। साथ ही ग्रामीणों से हथियारों के पास नहीं जाने की अपील की गई है। और देखिए विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु जग्गी महाबोधि मंदिर पहुंचे हैं। ये तस्वीर आपको गया जी की दिखा रहे हैं, जहां पर आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर पहुंचे, भगवान बुद्ध की पूजा की।
पूर्णिमा के मौके पर हुई इस यात्रा में उन्होंने बुद्ध के ज्ञान, करुणा और मानव कल्याण के संदेश को आत्मसात करने का आह्वान किया है। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर पहुंचने पर सदगुरु का स्वागत किया गया। इस दौरान स्थानीय भिक्षुओं ने पवित्र बौद्ध सूक्तों का पाठ किया, जिससे पूरा परिसर आध्यात्मिक वातावरण से सराबोर हो गया। अब बात मौसम की करते हैं। बक्सर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बताया जा रहा है कि आसमान में यहाँ पर काले बादल छाए हुए हैं। इसके साथ साथ बारिश भी हो रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पिछले एक सप्ताह से तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहने की वजह से लोग परेशान थे। लगातार कई घंटों से हो रही बारिश के कारण शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गई है। कलेक्ट्रेट रोड समेत कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। मौसम में बदलाव से लोगों ने राहत महसूस की है। बक्सर में मौसम का मिजाज बदला है और आज सुबह से आकाश में बादल छाए हुए थे और जिसके बाद झमाझम बारिश सुबह से हो रही है। पिछले एक हफ्ते से बक्सर वासी काफ़ी गर्मी से परेशान थे। जो तापमान था वो 40 प्लस टेम्परेचर हो गया था और लोग घर में रहने को विवश थे। लेकिन आज बक्सर में मौसम का मिजाज बदला है और सुबह से बादल छाए हुए थे और उसके बाद तेज़ बारिश शुरू हुई है। झमाझम बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। पिछले एक हफ्ते से लोग गर्मी से काफ़ी परेशान थे। जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया था कि लोग घर में रहें, बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही लोग घर से बाहर निकलें। सदर अस्पताल में भी लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए अलग से हीट वेव वार्ड जिला प्रशासन के द्वारा बनाया गया था। लेकिन आज सुबह से जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है और लोग गर्मी से राहत लोगों को काफ़ी मिली है। सुबह से काफ़ी झमाझम बारिश हो रही है बक्सर ज़िले में। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। शिवहर का तेकुली धाम अब और भव्य हो गया है और सुंदर हो गया है और इसी सुंदरता के साथ ये धाम श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा है। बता दें कि करोड़ों की लागत और इस लागत से जीर्णोद्धार का काम पूरा किया गया। बता दें कि 14 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। मंदिर परिसर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया गया है, जिससे इसकी सुंदरता और आकर्षण काफी बढ़ गया है। नए स्वरूप के बाद श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। शिवहर का यह प्रसिद्ध तेकुली धाम मंदिर है, जिसको राज्य सरकार ने काशी विश्वनाथ के तर्ज पर सजाने और संवारने का काम किया है और कुल 14 करोड़ रुपए की राशि इस मंदिर के जीर्णोद्धार पर खर्च किया गया है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद इसकी रौनकता अब देखते ही बनती है और दूर दूर से इस मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं और भगवान शंकर और दूसरे देवी देवताओं की लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर इसको शक्ल और सूरत और खूबसूरती देने की कोशिश की गई है और कहा जा सकता है कि शिवहर जिला प्रशासन लगातार इस मंदिर के बेहतरी को लेकर कार्य कर रहा है और सरकार की भी मंशा है कि इस मंदिर का विकास हो, क्योंकि शिवहर जिले का यह एकमात्र ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है जहाँ से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं शिवहर के इस तेकुली धाम मंदिर के प्रति लोगों की आस्था किस कदर बढ़ गई है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और मंदिर में इतनी ज्यादा भीड़ आती है कि लोगों को मंदिर में दर्शन करने के लिए अब घंटों इंतजार करना पड़ता है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। शिव की नगरी काशी में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। खास करके जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ यहाँ पर है। लोग लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीर है वाराणसी के जगन्नाथ मंदिर में, जहाँ का आस्था का सैलाब है। दूर दूर से आए भक्तों ने भगवान जगन्नाथ का जलाभिषेक किया। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ को गर्मी से राहत देने के लिए गंगा जल से स्नान करवाया जाता है, जिससे स्नान के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। लोगों का कहना है कि यह परंपरा लगभग 250 साल पुरानी है, जो वाराणसी में 80 स्थित जगन्नाथ मंदिर में आज भी पूरे उत्साह के साथ मनाई जाती है।